मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट देसी जाट। अगर आपकी कभी कोई भी क्वेरी हो, चाहे वीडियो को लेके, चाहे कोई भी यूपीएससी के इश्यूज को लेके, आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। हैंडल मैंने आपको बता ही दिया। टेलीग्राम पे हमारा हैंडल है देसी जाट, एंड यू कैन मैसेज अस ऑन फेसबुक। You can message us on our website, that is www.currentaffairsonly.com, and you can message us even on YouTube, that comment section below. तो कोई भी क्वेरीज हो, आप यू कैन फ्रीली मेल अस। एंड बस गाइस, कंटिन्यू शेयरिंग, कंटिन्यू लाइकिंग द वीडियोस, एंड डू कमेंट गाइस, डू कमेंट, ताकि हमें पता लगे कि हमें अपने वीडियोस को कितना सुधारना है। एंड दैट्स ऑल। तो आज के जो एडिटोरियल्स हैं उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, तो हमने इंक्लूड नहीं किया है। अदर ओपिनियंस एंड द आर्टिकल्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव आर: द फर्स्ट आर्टिकल इज इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, second is privacy in the public domain. These are two from Hindu. Third article is from the Live Mint, that is the vexed question of financing Indian cities. And the fourth one is the guardian of a forest. So without getting any delays, हम start करते हैं वीडियो को. Let's start. द हिंदू ओपिनियन, तो इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड के ऊपर है। ये जो इंडिया श्रीलंका के बीच में साइन हुआ था एग्रीमेंट, उसके ऊपर है। तो लेट्स सी उसमें क्या क्या है। इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड, ये कोलंबो में साइन हुआ था 29 जुलाई 1987, राजीव गांधी की असैसिनेशन से 3 साल पहले। एंड ये जो साइन हुआ था राजीव गांधी एंड जे जयवर्धन, जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उनके बीच में। ये हुआ क्यों था, ये वहाँ का जो सिविल वॉर है, यानी कि वहाँ के एलटीटीई और लंकन आर्मी के बीच में जो सिविल वॉर चल रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए हुआ था। ठीक है, और ये थर्टींथ अमेंडमेंट होता है उनके श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकॉर्ड। क्या था? टू एंड श्रीलंका एथनिक वॉर बाय परस्यूटिंग तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स। तमिल मिलिटेंट ग्रुप जो वहाँ का था, एलटीटीई, ठीक है, लिट्ठे जिसे कहते हैं, तो उनके बीच में जो एथनिक वॉर था उस जगह को लेकर जो चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए था। दूसरा था टू अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द श्रीलंकन स्टेट। तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे अकॉर्ड के। इस अकॉर्ड को साइन होने से वहाँ पे चेंजेस क्या हुए? दो मेजर चेंजेस हुए। जो पहला मेजर चेंजेस था वो ये था कि वहाँ पे जो लिट्टे उसको बिल्कुल हरा दिया गया। ठीक है, उसने जो अपना इतना जमावड़ा जमा रखा था, मतलब इतनी अपनी जो पहुंच बना रखी थी, उसको बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। ठीक है, इसी से तिल मिला के उन्होंने 1991 में असैसिनेट किया था राजीव गांधी को। और उसके बाद में था कि हमने वहाँ का जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था तमिलियंस और श्रीलंकन आर्मी के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो प्रॉब्लम चल रही थी, इशू चल रहे थे, उसको हमने रिजोल्व करने की कोशिश की। इसके अलावा पोस्ट वॉर, मतलब लड़ाई की वजह से जितना नुकसान हुआ, हमने उसके बाद में श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया कि अपने आपको थोड़ा सा उठा पाए, मतलब थोड़ा डेवलपमेंट स्टेज में आ पाए। इसके लिए हमने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। इस अकॉर्ड का रिजल्ट क्या हुआ कि तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है, उन्होंने, जो हमने उन्हें बोला था कि भैया तुम लड़ो मत आपस में, तुम्हें जो भी करना है डेमोक्रेटिकली बात करो। ठीक है, तो उन्होंने ये बात हमारी मान ली और दे एग्री टू फॉलो द पाथ, द पॉलिटिकल पाथ। उसके बाद में तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है, लिट्ठे के बाद में तमिल आते हैं। तमिल मिलिटेंट एलटीटी, तमिल एलटीटी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, दे डोंट वांट एनीथिंग कि हमें डेमोक्रेसी नहीं, हमें इस तरह से नहीं चाहिए, हमें तो बस यहाँ से निकाल, इनको हटाओ यहाँ से, हमें बस यहाँ राज करना है। ये एलटीटी था। तमिल, ठीक है, तमिल थोड़े थे, वो थे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को मैनेज कर लिया। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं अकॉर्ड्स की वजह से, और हम पॉलिटिकल पाथ को फॉलो करने के लिए, जबकि एलटीटी ने मना कर दिया, दे रिजेक्टेड द अकॉर्ड। तो वो लड़ाई पे उतर गए और श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ ही इंडियन आर्मी के साथ भी उन्होंने लड़ाई की। ठीक है, और अकॉर्ड के साइन होने के 4 महीने बाद ही जब ये पता लगा कि एलटीटी नहीं मानने वाली है, तो इंडियन आर्मी और एलटीटी के बीच में युद्ध हो गया। जो 13th अमेंडमेंट अकॉर्ड की वजह से, जो 13th अमेंडमेंट आया है श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इट क्लोजली फॉलोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। कि वहाँ पे जो पावर शेयरिंग है कि स्टेट और सेंटर के बीच में पावर शेयरिंग है, पार्लियामेंट, इंडियन जो डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से उन्होंने वो लिया और उसको अपने यहाँ स्टैब्लिश कर दिया। एलटीटीई क्यों हुआ? एलटीटी क्यों आया? एलटीटी इसलिए आया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस तमिलियन से हेट करती थी, मतलब दे जस्ट हेट तमिल्स। थे, वो चाहती थी कि जितने भी तमिल्स हैं श्रीलंका के अंदर, वो अपना देश, और ये देश छोड़ के चले जाएं, भारत वापस चले जाएं। और इसके लिए उन्होंने कई मेजर स्टेप्स उठाए। ठीक है, कई मतलब ये बोल सकते हैं नॉन ह्यूमन स्टेप्स उठाए। ठीक है, और जिसकी वजह से कई दंगे हुए, बट वो नहीं माने।
और इसी की वजह से ऐसा मान लो कि एलटीटी का जन्म हुआ। ठीक है, 1983 जो एंटी तमिल प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया था, वो एक तमिल स्ट्रगल में, श्रीलंका की जो तमिल स्ट्रगल है, ठीक है, उसमें टर्निंग पॉइंट था। इसमें कई थाउजेंड्स ऑफ तमिल्स मारे गए। ठीक है, एंड इसकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड का पूरा फोकस था वहाँ आ गया था। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट क्या है कि 1970 में इंडिया वाज वरीड अबाउट द श्रीलंकन तमिल्स बिकॉज ऑफ टू रीजंस। ठीक है, तमिल जो इंडिया तमिलियंस जो श्रीलंका में रहते हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको इंडिया पे टेंशन था। उसके जो मेन दो रीजन थे वो ये थे कि कांग्रेस एक कुछ पॉलिटिकल था। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन ये था कि तमिलनाडु में कांग्रेस थी और तमिल पीपल चाहते थे कि जब तक आप उनको श्रीलंकन गवर्नमेंट साथ तमिलियंस के साथ में कुछ सपोर्ट नहीं करोगे तो वी वोंट सपोर्ट यू। ठीक है, तो तब जो जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ठीक है, इन द सेंटर, तो इसलिए उन्हें उस इशू पे काम करना पड़ा। मतलब वो सीधी सी बात है, आपको वोट बैंक के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, सेकंड है ड्यूरिंग 1970 वॉर, इंडिया इंडिया पाक वॉर में होता श्रीलंका हेल्प पाकिस्तानी नेवी। ठीक है, और इसीलिए जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर होता है उसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान नेवी को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से इंडिया गुस्सा था। तो ये दो रीजन थे कि उसने मतलब इंडिया ने तमिलियंस को सपोर्ट करने की कोशिश की थी, श्रीलंकन तमिलियंस को। इंडिया श्रीलंका के 1987 अकॉर्ड साइन करने के बाद में एक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पूरी की पूरी कहानी बदल गई। तो वो कहानी ये थी कि सितंबर में, ठीक है, आफ्टर द अकॉर्ड इन सितंबर, एलटीटी ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। ठीक है, किसको? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को, जो श्रीलंका में काम कर रही थी, इंडियन आर्मी जो श्रीलंका में थी। उसी टाइम पे श्रीलंकन नेवी ने 17 एलटीटी मेंबर्स को, जिसमें से दो मेन कमांडर्स हैं, उनको अरेस्ट कर लिया। और ये अरेस्ट जो हुआ था, इंसिडेंट था, ये इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड के खिलाफ था। उसमें ये कहा गया था कि आप अगर अरेस्ट करोगे तो वो आप हमें सौंप दोगे, ठीक है, आईपीकेएफ को सौंप दोगे। बट ऐसा नहीं हुआ। तो तब एलटीटीई ने, मतलब लिथुआनिया ने आईपीकेएफ को बोला कि भैया आप हमारे 17 मेंबर्स को छुड़वाओ, और इस बात को आईपीकेएफ ने इग्नोर कर दिया। आईपीएफ का इग्नोर करना, ठीक है, रिफ्यूज टू हेल्प, ये बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि इट वाज इंडियन आर्मीज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट कैडर्स एज एलटीटीई वाज ऑलरेडी सेंडिंग आर्म्स। तो उनके बंदों को बचाना इंडियन आर्मी की ड्यूटी थी, जो इंडियन आर्मी ने ये सब करने से मना कर दिया। तब तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो श्रीलंकन जो आर्मी ने जो 17 मेंबर्स को आउट किया, अरेस्ट किया था, उनको कोलंबो में शिफ्ट करने वाली थी एट दैट टाइम। तो उन सब ने साइनेट खा के मास सुसाइड कर लिया, जिसमें 14 एलटीटी मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रभाकरन, जो एलटीटी का सबसे बड़ा मेन हेड था, ठीक है, उसका ब्रदर इन लॉ डाइड। और इस मास सुसाइड की वजह से एलटीटी और तमिल पीपल, ठीक है, दोनों ही खिलाफ हो गए थे इंडियन आर्मी के। तो ये सब इशू था। अब एलटीटी के बारे में थोड़ा जाने तो ये लिबरेशन टाइगर और तमिल एलम, ठीक है, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री ग्रुप इन श्रीलंका, मिलिटेंट ग्रुप बहुत था। ठीक है, प्रभाकर ने इसको फाउंड किया था, मैं वो ही वाज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एलटीटीई। और जब तक वो मर नहीं गया तब तक वो उसका चीफ रहा था। दे वाज ओनली militant this they were the only militant organization to have their own air force, one illegal air tigers, सिर्फ इकलौती ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास में खुद की एयर फोर्स है। वाओ। और इनका एक सी विंग भी है, सी टाइगर, जिसे कहते हैं कैडल पुलिकल, कदल पुदिगल, ठीक है, और उनकी सेमी सबमरीन, और जो कि श्वांकी श्रीलंकन नेवी से, मतलब वो पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे यार वहाँ पे। एलटीटी ने कभी सरेंडर नहीं किया। तो उनके बस ये था कि या तो वो अपनी या तो मर जाएंगे, मार देंगे। ठीक है, और वो 2009 तक कंटिन्यू लड़ाई करते थे। एलटीटी innovated the suicide belt. LTT is the father of the modern suicide attacks. Later, it was added by almost all Islamic terrorists. तो सुसाइड बेल्ट जो सुसाइड है, मतलब उनका इनोवेशन इनके हाथों है, एलईटी के हाथों है। और मेन 90 से एलईटी कैरिड वन, मतलब टोटल सुसाइड अटैक अंडर टिल मिड 90 से लेके 2009 तक जितने भी सुसाइड अटैक्स होते थे, उसमें से 3 में से एक सुसाइड अटैक एलईटी करवाता था, और इसमें से 90 अटैक्स सक्सेसफुल हुए थे। तो हम बढ़ते हैं, तो वो है द वेक्स क्वेश्चन ऑफ फाइनेंसिंग इंडियन सिटीज़। मतलब इंडियन सिटीज़ के पास में फाइनेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, उनकी हालत बिल्कुल खस्ता हुई पड़ी है।
इसी इशू के ऊपर ये आर्टिकल है, तो देखते हैं इस आर्टिकल क्या क्या इंक्लूड किया गया। तो पहली बात है जो न्यूज़ में आर्टिकल क्यों है, तो न्यूज़ में द रीज़न बीइंग इज कि उनकी जो स्टेट मतलब उनका जो अभी पैथेटिक स्टेट में है वो भी, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास में इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे कर सकें, और मतलब उनकी जो बेसिक ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है उनको भी पूरा करने के लिए उनको स्टेट के पास जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट फाइनेंस होता क्या है, जिसकी वजह से उनको जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट फाइनेंस है क्या। गवर्नमेंट फाइनेंस एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, ठीक है, जो ये एसेस करती है, ये देखती है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना आ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना करना चाहिए, इसके ऊपर पूरी स्टडी होती है, उसे गवर्नमेंट फाइनेंस की बात करते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट फाइनेंस जनरेट होता है। तो अभी करंट फाइनेंशियल कंडीशन इंडियन सिटीज़ की ये है कि अगर वो रेवेन्यू जनरेट करती है तो वो उसका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली 0.9% है, जबकि अगर ओवरऑल बात की जाए तो 60% का जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। रेवेन्यू जनरेशन 0.9% है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन यानी कि डेवलपमेंट जो फेज है वो 60% है। तो दैट्स अ होल गैप बिटवीन द टू थिंग्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स के लिए भी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। टीयर 1 और टीयर 2 स्टेट्स की अगर बात करें तो उनका तो लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो जनरेट नहीं कर पा रही है रेवेन्यू। और रीज़न बीइंग कि अगर कोई सी इन्वेस्टर को लेके भी आता है तो इन्वेस्टर वहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, बाकी जगह पे नहीं। और नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। इन सब चीज़ों को जो इकोलॉजिक मतलब इन सब इश्यूज को टैकल करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन आया है। स्मार्ट सिटी मिशन इज एन अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो मिशन है टू डेवलप 100 cities ऑल ओवर द कंट्री, मेकिंग दम सिटीजन फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। सी गाइस, सस्टेनेबल वर्ड इन्होंने यूज किया। सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। Union Ministry of Urban Development is responsible for implementing the mission in collaboration with state government of the respective cities. तो ये है कि 100 cities को इस तरह से डेवलप किया जाए कि वहाँ पे उनको सिटीजन फ्रेंडली किया जाए, उनके जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उनको सही किया जाए, ताकि वो और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ, और उनको सस्टेनेबल बनाया जाए ताकि उन्हें बार बार स्टेट की तरफ देखना नहीं पड़ना पड़े। सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम जनरेट करने का मिशन है स्मार्ट सिटीज़ के अंदर। तो इसका जो पहले अगर देखा तो क्रेडिट रेटिंग इसमें कैसे होगा, तो उसमें क्रेडिट रेटिंग की जाएगी। क्रेडिट रेटिंग ऑफ सिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेजिंग मनी थ्रू द बॉन्ड मार्केट। जितनी अच्छी क्रेडिट होगी किसी सिटी की, उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा मार्केट से। तो गवर्नमेंट ने 15 बिलियन फॉर 100 cities, ठीक है, ये एक टारगेट रखा है कि इतना हमें डिस्ट्रीब्यूट अलोकेट करना है ओवर 4 years, और जिसमें से सेंट्रल का और स्टेट का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। Recently, the government announced that 94 of the 500 cities have already obtained ratings necessary for issuing municipal bonds. तो ये सब गाइस कहानी है कि 500 में से 94 सिटीज़ वो हैं जिन्होंने रेटिंग सिस्टम एक्वायर कर लिया है, क्रेडिट रेटिंग उनको मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, और ये बॉन्ड्स मार्केट में जाएंगे जहाँ से उनको पैसा जनरेट होगा। तो इट्स लाइक एक नया सिस्टम जनरेट किया जा रहा है टू फाइनेंस सिटीज़, ठीक है, टू मेक देम सस्टेनेबल। Collection of sufficient resources from the economy in an appropriate manner, along with allocating and use of these resources efficiently and effectively constitute good financial management. पब्लिक फाइनेंस मैनेज की अगर बात की जाए पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो उसका सीधा सीधा कहानी ये है कि अगर आप सफिशिएंट रिसोर्सेज इकोनॉमी से कलेक्ट कर पाते हैं और उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब उन रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली किया जाता है, तो दैट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी। एंड public finance management basically deals with all aspects of resource mobilization, expenditure management in government। यही है, जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट फाइनेंस बताया था। गवर्नमेंट फाइनेंस क्या होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू को आना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जाना, बट उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए कहाँ से रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट हो सकता है, कहाँ से एक्सपेंडिचर को कम किया जा सकता है, यहाँ या कहाँ पे एक्सपेंडिचर करने से हमें सस्टेनेबल सिस्टम मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। अगर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए तो उसमें दो सिस्टम्स हैं, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ये सब आप पीपीटीज में देख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। उसके बाद में जो अगला आर्टिकल वो है प्राइवेसी इन द पब्लिक डोमेन। जैम ट्रिनिटी के ऊपर सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि जैसे आधार कार्ड के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आधार कार्ड आप दे तो दो, सबका पूरा डेटा आपके पास में, पर क्या उस डेटा की सिक्योरिटी है, क्या वो डेटा हैकर्स के हाथ नहीं लगना चाहिए, उसके कुछ आपने इंतजाम कर रखे हैं, तो ये सब के ऊपर है। तो पहले हम देखते हैं राइट टू प्राइवेसी
क्या है? राइट टू प्राइवेसी इज एन एलिमेंट ऑफ वेरियस लीगल ट्रेडिशन व्हिच मे स्टैंड बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टी एक्शन दैट थ्रेटन्स द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। राइट टू प्राइवेसी हमारे पास आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया है, 21A के अंदर, सॉरी, ठीक है, कि अगर मान लो एग्जांपल दे दो, कोई आपका फोन टैप करता है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपका फोन टैप करती है, तो इट इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट, और आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। 150 कंट्रीज में इसको राइट मेन राइट दिया गया, फंडामेंटल राइट है। और राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी जैसे मैंने आर्टिकल 12 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है, उसके अंदर आर्टिकल 12 के अंदर राइट टू प्राइवेसी एक एक्सप्लिसिटली बता रखा है। नो वन shall be subject to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, not to attack upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interferences or attacks. अगर इंडिया में बात करें तो आर्टिकल 21 है, अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो आर्टिकल 12 है, जो हमारे राइट टू प्राइवेसी का सिक्योर करता है। वाई न्यूज, इसलिए कि इट इज थ्रेटनिंग टू रीड द प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेड इन जुलाई 19 रिगार्डिंग प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक इशू है जिसकी वजह से ये न्यूज में चल रहा है। तो मैनी आरटीआईज हैव बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर लिंकिंग ऑफ द आधार कार्ड। मैंने आपको जैसे बताया कि जैम ट्रिनिटी का मेजर जो केस रिलेटेड है वो है जैम ट्रिनिटी से, वेदर इट इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी और नॉट। Since Aadhaar card and many of the contemporary discussion of privacy are related to deep technology development, the question of privacy should be rethought in the context of these technologies. पहले हमारे पास कोई भी डेटा ऑनलाइन नहीं था, बट जब से आधार कार्ड आया, हमारा यहाँ तक कि थंब इम्प्रेशन, हमारा आईरिस स्कैनर, सब कुछ उनके पास में डेटा। पर अगर ये डेटा चोरी हो जाता है तो इन फ्यूचर, आज चोरी होता है तो उसका जो फायदा वो उठा सकते हैं हैकर्स, जो उस फायदा उठा आज के 10 साल बाद भी उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंगूठे के निशान चेंज नहीं हो सकते, हमारे आईरिस स्कैनर चेंज नहीं हो सकता, वो एक बार जो चलेगा वो चलेगा। तो इन सब की सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सिक्योर नहीं कर सकते हैं तो आपको आधार कार्ड को सबको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। Privacy is the ability of an individual or group to schedule, seclude themselves or information about themselves and thereby express themselves. Privacy, security, secrecy के अंदर डिफरेंस बताया गया है। Privacy is the ability of an individual to secure themselves. Security is the degree of resistance to a protection from harm, अपने आप को बचाना। और secrecy is the practice of hiding information. प्राइवेसी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव वर्ड है जिसके अंदर ये बोला कि हम अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपका लेना देना नहीं, जब तक उसकी वजह से आपको नुकसान ना हो। सीक्रेसी है कि एक इन्फॉर्मेशन को हाइड करना, ये मुझे कुछ काम करना था बट मैं सामने वाले बंदे से इस चीज़ को सीक्रेट करके रखा हूँ, तो ये एक सीक्रेसी है। सिक्योरिटी है अपने आप को बचा के रखना। ये तीनों वर्ड्स में डिफरेंस है। वही सम एस्पेक्ट्स जो टेंशन लेने वाली चीज़ें हैं वो है कि प्राइवेसी कम्स फ्रॉम द, जब से बड़ा चैलेंज जो आता है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। प्राइवेट सेक्टर उस चीज़ को, जैसे अभी अभी बात हुई थी कि जियो के अंदर हैक हुआ है और 1.9 मिलियन लोगों का डेटा चोरी हो गया है। तो जैसे ही एक ग्रेटर चैलेंज टू प्राइवेसी कम्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और एक ये भी है कि प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स आपका फायदा एक तो कि जियो वाला जो टेंशन है वो भी, अगर गवर्नमेंट एजेंसी होती तो शायद चोरी नहीं हो पाता, बट प्राइवेट एजेंसी होने के बाद भी चोरी हो गया और उस पर भी इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा कुछ नहीं चल रहा है, वो उसको अपने आप से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और सेकंड जो इशू है वो हमारे इंडिविजुअल्स पे है। हम बीइंग एज ए इंडिविजुअल, हमें अपनी प्राइवेसी का कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसका एग्जांपल अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो ये है कि जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो एप्लीकेशन अगर फ्री है तो वो आपसे कई परमिशंस मांगती हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो वो मोबाइल के जो परमिशंस में बेसिकली कई इन्फॉर्मेशन होती है, आपके ईमेल को रीड करना, आपके मैसेजेस को रीड करना, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेव करके रखना, आपकी फोटोज को रखना, आपके सोशल नेटवर्क पे जाना, ठीक है, ये इन सब की परमिशन मांगती है और हम बिना पढ़े उस परमिशन को देते हैं क्योंकि वी डोंट केयर अबाउट आवर राइट टू प्राइवेसी। हम अपनी प्राइवेसी का कोई लेना देना नहीं करता। और यू नो, डोंट, मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है नहीं पता है, बट जो डेटा आपके यहाँ से चोरी होता है वो मार्केट बहुत बड़े लेवल पे बिकता है, उसका एक बहुत अच्छा खासा मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है आपके डेटा का। सेकंड, अगर एग्जांपल दिया जाए तो अगर पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो पब्लिक वाईफाई जब आप यूज़ करते हैं तो आपने कभी सोचा, कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि वे आपको फ्री में पब्लिक वाईफाई क्यों दे रहे हैं? तो रीज़न है कि जब भी वो कोई आपको पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो उसमें पहले आपसे परमिशन मांगी जाती है। उस परमिशन में आप जब ओके करते हैं तो आप कई इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर करने के लिए इजाज़त दे देते हैं कि यू कैन शेयर, यू कैन हैव अ लुक ऑन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यही है। अब ये डेटा का इस्तेमाल कहाँ होता है? इस डेटा का इस्तेमाल होता है आपको एक
एडवर्टाइजमेंट्स के लेवल पे लेके जाना। जैसे कि अगर आपका डेटा आपके पास में चोरी कर लिया गया है, आपके सिस्टम से, आप मोबाइल सबकी बेसिक लाइफ है, आपके सिस्टम से, आपके मोबाइल से डेटा चोरी होता है, तो उसमें ये पता लगता है कि आपका इंटरेस्ट किस किस चीज़ों में है, तो आपको वो टारगेट एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पे, आपके वाईफाई पे, आपके ईमेल पे, आपके ब्राउज़र पे, आपकी सोशल मीडिया पे आपको ये बार बार फेंकते रहते हैं, ठीक है, ताकि आप कहीं ना कहीं से, तो इस लेवल पे ये सब हो रहा है। अ, जैसे कि मैंने आपको इसका सब टेंशन है कि इसका मिसयूज हो सकता है, कल आपके बैंक अकाउंट्स के साथ छेड़खानी की जा सकती है। प्राइवेट कंपनीज, मैंने आपको बताया कि सबसे टेंशन प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट कंपनीज ऑफन हैव रूल्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग ट्रांसपेरेंट इन हायरिंग पॉलिसीज। ठीक है, वो जब आपको जो जो इन्फॉर्मेशन आप उनके शेयर करते हैं, तो उनके लिए वो अपने आप को बचा लेती हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को आगे मार्केट में और ज़्यादा बेच सकें। प्राइवेट कंपनीज खुद वो शेयर को कलेक्ट करने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, जिसमें माइनिंग है, स्टोरिंग है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। तो अगर कुछ टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो ट्रोजन हॉर्स जो वायरस है, विच द स्टेट एंड प्राइवेट प्लेयर्स एंटर डोमेन्स ऑफ प्राइवेसी थ्रू कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी, द प्राइवेसी पे फॉर इज नॉट ओनली मनी। ठीक है, तो वेबसाइट आर फ्री, वी कैन डाउनलोड मिलियन बुक्स एंड फॉर्म विच वी हैव टू पे अर्लियर, व्हाई आर वी बीइंग गिवन सो मच इट्स फ्री, लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स इन द दे ऑलवेज हिडन कॉस्ट, द मेजर कॉस्ट इज दैट वी पे आ कॉस्ट ऑफ आर प्राइवेसी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी चीज़ को फ्री में यूज़ करते हो, पब्लिक वाईफाई हो गए, एप्लीकेशंस हो गई, इन चीज़ों को आप फ्री में कर दो, तो आप भले ही आप वो चीज़ को फ्री में यूज़ करते हो, बट आप जो मेजर कॉस्ट आप वो अपनी राइट टू प्राइवेसी उनको दे रहे हो। उसके बाद में लाइव मिनट का अगला एडिटोरियल है गार्डियंस ऑफ अ फॉरेस्ट। मतलब ये है कि हम अपनी लाइव वाइल्ड लाइफ को अगर हम नहीं बचाएंगे, ठीक है, तो कौन बचाएगा, और इसको बचाने के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए, इसमें स्टेट भी इंक्लूड होने चाहिए, इसमें हम बीइंग एन इंडिविजुअल भी इंक्लूड होने चाहिए, वहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं वो भी इंक्लूड होना चाहिए, जो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इंक्लूड होने चाहिए। इट शुड बी इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली, अगर ये एफर्ट को बात की जाए, तो इट शुड नॉट बी इंडिविजुअल एफर्ट, इट शुड बी एन कलेक्टिव एफर्ट। तो इसके ऊपर देखा गया, तो पहले हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ नॉट ओनली कैटर्स टू वाइल्ड एनिमल्स, इसमें सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते हैं, बल्कि इसके अलावा अनडोमेस्टिकेटेड लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट, फंगी एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये सब इंक्लूड है। और ये एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है, अगर इनमें से एक भी चीज़ के साथ टिंकर करते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो इट विल इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। For maintaining a healthy ecological balance on this earth, animal, plants and marine species are as important as humans. जितना हम इम्पोर्टेंट है, उतने ही मरीन लाइफ्स और एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेंट है। Each organism on this planet Earth has a unique place to food chain that helps contribute to the ecosystem। जैसे मैंने आपको बताया, इसके साथ में हर का भी टिंकर किया जाएगा, तो बहुत के पूरे इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। जैसे मैंने आपको लास्ट आर्टिकल, निकल के जो आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे काजीरंगा नेशनल पार्क का जो मैंने आपको इशू बताया था, उसमें क्या था कि राइनोसरस और टाइगर्स, लायंस, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हैबिटेट की वजह से हो रहा है, मतलब जगह कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से उनके बाद उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो एक दूसरे से डिफरेंट करता है, बट फिर भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं उस चीज़ को मेंटेन करने के चक्कर में अपने आप से उनकी लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इश्यूज़ हैं, और ये सब इश्यूज़ क्यों हैं, क्योंकि हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं, हम बीइंग एज अ ह्यूमन, ठीक है, हम उनकी लाइफ के साथ में उनके घर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं अपने घर को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा पोचिंग और हंटिंग एनिमल्स फॉर फर, ज्वेलरी, मीट, लेदर आर अदर ग्रेट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। अगर हमने ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्ट्रिंजेंट स्टेप नहीं उठाया गया, तो हम वाइल्ड लाइफ को नहीं बचा पाए, तो जितनी खूबसूरत हमारी दुनिया आज है, इतनी खूबसूरत शायद फ्यूचर जनरेशन से देख भी नहीं पाएगी, ठीक है। द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज विल सर्टेनली हैव अ फैटल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रेस एज वेल। So for us as humans, it becomes great responsibility to save the wildlife, our plants, and most importantly, our own selves. इसके अलावा जो अदर मेजर इश्यूज हैं, उसमें पहला इशू ये है कि फॉरेस्ट सर्विसेज जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को बचाने के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि इंडियन फॉरेस्ट सिक्योरिटीज जो आईएफएस जो होते हैं वो, और जो स्टेट फॉरेस्ट सिक्योरिटीज होते हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो आईएफएस अपने आप को हमेशा बड़ा मानते हैं, स्टेट एफएस को छोटा मानते हैं, इन दोनों वो नहीं चाहते कि ये दूसरे के साथ में इस तरह से काम हो पाएगा। फॉरेस्ट गार्ड्स जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने में, ठीक है, उनकी जो उनका ध्यान नहीं रखा जाए, उनको जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन
एक नेक्सस अगर आप बोल सकते हैं, नेगेटिव वर्ड है नेक्सस, और वही वहाँ होता है। उसमें क्या होता है कि हंटर्स और कई बार क्या होते हैं जो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपस में मिली भगत करके ये सब करवा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर हमें अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर एफर्ट, ठीक है, वी नीड टू कोलैबोरेट एट एन हाई लेवल। पॉसिबल सॉल्यूशंस अगर इसका देखेंगे तो ये है कि गाइड्स जो वहाँ पे हैं, जो टूरिस्ट को घुमाने के लिए गाइड्स आते हैं, दैट शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर टूरिस्ट इन द व्हीकल, एडहियरिंग टू जंगल एटिकेट्स एंड डूज एंड डोंट्स एंड टॉकिंग सॉफ्टली, नो लिटरिंग, मतलब उनको ये एटिकेट सिखाने पड़ेंगे। दूसरा, वहाँ के ड्राइवर्स को ये बोला जाएगा कि आपके लिए एक स्पेशल, आपको अगर ड्राइव करना है इस टेरेन के अंदर आपको एक स्पेशल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि टूरिस्ट भी सेफ हो जाए और जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है उसको भी इम्पैक्ट ना पड़े। ऑल्सो ट्रेनिंग टू इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर अदर टूरिस्ट साइटिंग्स एंड फोटोग्राफी इवन बाय शोइंग टूरिस्ट इन द व्हीकल एंड एनिमल ऑन, मतलब उनको ये एटिकेट्स देने पड़ेंगे, भैया आप फोटोज खींच रहे हो, आप वहाँ पे घूमने आए हो तो इट शुड बी लिमिटेड टू योरसेल्फ, इसकी वजह से बाकी वाइल्ड लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि साला जहाँ पे जंगल है, ठीक है, जहाँ पे पूरी पूरी ये जंगल कम्युनिटी है, वहाँ पे आप उनके बीच में घुस के आप फोटोज खींच रहे हो, दैट शुड नॉट बी डन। The forest department could consider extending routes to include buffer zones, ठीक है, and also promote regulated night drives। तो नाइट ड्राइव्स अगर करते हैं वो भी एक अच्छा है, इससे हमारा जो इनकम भी जनरेट होगा, फ्री पेट्रोलिंग हो जाएगी हमारी, रात को जो पोचे रात को जो अटैक करते हैं तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि नाइट ड्राइव्स हैं वहाँ पे, ठीक है, लोग घूम रहे हैं और इस चक्कर में फ्री पेट्रोलिंग हो जाएगी और उसके बदले में रेवेन्यू भी आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और तो देयर वुड बी एन एडिशनल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सैनिक कम्युनिटीज एज वेल। तो फार्मर्स जिनका मतलब इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है वाइल्ड एनिमल के साथ में, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को उनके लिए एक मॉनेटरी, अगर कुछ लॉस होता है, ठीक है, तो उसको बेनिफिट इनको कंपनसेट करना चाहिए। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में इन लॉस का एक रिकॉर्डिंग है, ठीक है, और उसके बदले में जैसे जैसे लॉस हो रहा है वैसे वैसे उसको कवर अप किया जाए, तो कंपनसेट किया जाए, तो उसके लिए एक पेपर भी उन्होंने असाइन कर रखा है। और अन्नामलाई हिल्स की बात करें तो वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है, जिससे अगर एलिफेंट की प्रेजेंस हो जाती है, एलिफेंट आ जाते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है और फार्मर्स अपने आप को बचा लेते हैं। इसके अलावा जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आईएफएस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स होते हैं इनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको एक हमें सुधारना पड़ेगा, उन रिश्तों को सुधारना पड़ेगा। और फॉरेस्ट गार्ड्स जो कि अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन जंगलों में बिता देते हैं, ठीक है, उनके पास में जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसको इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आईएफएस और स्टेट अफेयर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से वो जो बेसिक नॉलेज या बेसिक एक्सपीरियंस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इट वुड बी शेम नॉट टू इंक्लूड द इनपुट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे बंदा जानता है वो आईएफएस बंदा नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो इंश्योर कि वो इंडिविजुअली काम करें, आपस में झगड़ा रखें, उन्हें कोलैबोरेटिव एफर्ट करना चाहिए ताकि उन दोनों का जो रिसोर्सेज है वो मैच करें और इससे हमें फ़ायदा हो, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स आर ऑफन डिस्ट्रैक्टेड बाय कैटरिंग टू वीआईपीज। वीआईपीज जो आते हैं उनकी सेवा में आधे सारा टाइम निकल जाता है और ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी, हमें देखनी पड़ेंगी। फॉरेस्ट गार्ड्स आर नॉट वेल लुक्ड एंड आफ्टर, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट गार्ड जो आते हैं अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वहाँ बिता देते हैं, उनको सही गेयर्स नहीं मिल पाते हैं, और तो हमें उनको प्रोटेक्टिव गियर्स उन्हें देने पड़ेंगे, लाइक बूट्स, रेन कोट्स, वार्म जैकेट्स, ठीक है। और अगर वो पेट्रोलिंग करते हैं तो उन्हें उस पेट्रोलिंग के लिए मतलब सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी, गन बढ़िया क्वालिटी की देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि वो एनिमल अटैक होते रहते हैं कई बार, तो उन्हें वो सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो कई एनजीओज हैं जो इन सबको सपोर्ट करेंगे, उनको सोलर लाइट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, साइकिल प्रोवाइड करते हैं, जब वो प्रोवाइड करते हैं हमें भी ये सब प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और अभी वॉकी टॉकीज तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया गया है, ठीक है। कोचिंग और ट्रेडिंग की बात की जाए, जो कि ये बोला गया है कि ये जो कोचिंग और ट्रेडिंग का जो मेन ठीक है, जो पैसा आता है वो पैसा जाता कहाँ, तो वो पैसा जाता है टेररिस्ट और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में फंड करने के लिए। और द लॉजिस्ट ऑफ शूटिंग किलिंग एन एनिमल रिमूविंग द बॉडी पार्ट्स गेटिंग आउट विदाउट ए डिटेक्शन इज अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज। तो इसके लिए हमने जब देखा कि ये सब एक नेक्सस के थ्रू ही हो सकता है, इंडिविजुअली कोई बंदा या कोई भी ग्रुप भी अगर आए तो वो भी इस लेवल पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने फर्स्ट ऑफिस होने के बाद भी अब ये हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई नक्सस है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा हम जो यूज़ कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे ड्रोन्स हो गए, टेलीफोन इंटरसेप्ट हो गए, ये भी अलग मत है फोर्सेस को हंट करने के लिए।
इसके अलावा जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, अगर ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज को हेल्प कर रहे हैं तो क्यों ना हम पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद करें, जो एंटी नेशनल एंटी टेररिस्ट एक्शन के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, तो हम उनका मदद ले सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और ये सब मिलकर कोलैबोरेटिवली इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। लास्ट में जो लाइन हम बोलते हैं वो ये है कि आवर फॉरेस्ट लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ आर ओनली एज सिक्योर एज द एडमिनिस्ट्रेशन दैट प्रोटेक्ट्स इट्स। वो तभी बच पाएगा तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर उसे बचाने में सफल है, सक्षम है, तभी हम अपने वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। थ्रू पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर वी कुड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ दिस एफर्ट। थैंक यू गाइज। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन मैसेज मी on Telegram, on WhatsApp, on Facebook, on social medias and ट्विटर पे हैंडल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड यू कैन यू आप समझ गए होंगे, यू गॉट द जिस्ट राइट। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।